तो TSH जब हाई आता है तो पेशेंट को पता चलता है कि उसको हाइपोथायरॉयडिज्म है। ऑटो इम्यून बीमारी है थायराइड की, हाशिमोटोज है, इसलिए जो थायराइड आपका जो TSH लेवल है वो ऊपर नीचे नॉर्मल में झूलता रहता है। सर से लेके पाँव तक सिम्टम्स होते हैं, हेयर थिनिंग, स्किन ड्राइनेस, डाइजेस्टिव गट हेल्थ इश्यूज जैसे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कभी डायरिया हो जाता है, कभी IBS के भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सेलेनियम बहुत इंपॉर्टेंट है थायराइड के पेशेंट्स के लिए। एक तो बहुत ही चीप सोर्स है सेलेनियम का जो हर घर में है, वो है लहसुन कि रोज की 2 ब्राज़ील नट्स खा लिए जाएं। इट्स रिचेस्ट सोर्स ऑफ सेलेनियम। ग्लूटेन छोड़ दीजिए, गेहूं नहीं, सूजी नहीं, राय, बार्ले, इन सब चीज़ों में ग्लूटेन होता है। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सेहतनामा में आज एक बार फिर डाइटिशियन और फंक्शनल मेडिसिन एक्सपर्ट सारिका हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले गुजारिश, सेहतनामा को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियोस पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आप चाहते हैं कुछ और विषयों पर हम वीडियोस बनाएं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो आज का टॉपिक है थायराइड। थायराइड की ऑटो इम्यून बीमारी हाशिमोटोज, ये क्या है, कैसे होती है, कैसे ठीक की जा सकती है, कैसे इसका पता चलता है, डाइटिशियन सारिका शर्मा बताएंगी। बहुत बहुत स्वागत सारिका। बहुत सारे एपिसोड्स हमने आपके साथ बनाए और बहुत पसंद किए जा रहे हैं अलग अलग विषयों पर, और बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं आपके लिए, बहुत सारे टॉपिक्स भी आ रहे हैं। आज लेकिन हम बात करने जा रहे हैं थायराइड की ऑटो इम्यून बीमारी हाशिमोटोज पर। तो इसके बारे में एक तो विस्तार से बताइए, ये है क्या, क्यों होती है और पता कैसे चलता है इसके बारे में। तो सबसे पहले होता क्या है कि जैसे ही पेशेंट को पता चलता है कि उसको थायराइड है, थायराइड की बीमारी है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। और जिस पे हम आपके साथ एक वीडियो बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। विस्तार से उसमें हाइपोथायरॉयडिज्म पर बताया गया है। जी, तो TSH जब हाई आता है तो पेशेंट को पता चलता है कि उसको हाइपोथायरॉयडिज्म है। अब पेशेंट नेचुरली जाएंगे डॉक्टर के पास। डॉक्टर्स में भी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जो हैं वो हार्मोन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, क्योंकि थायराइड आपका हार्मोन रिलीज कर रहा है और हार्मोन वो कम हो गया है, तब आपका थायराइड ग्लैंड अंडर एक्टिव है और TSH इसीलिए हाई है। तो वहीं पर उनको लिवोथायरॉक्सिन नाम की एक टैबलेट थमा दी जाती है और उनकी डोज निर्धारित कर दी जाती है TSH का लेवल देखकर, और लेडीज सारी उम्र वो दवाई खाती रहती हैं विदाउट बीइंग अवेयर कि कारण क्या है उनके थायराइड ग्लैंड के काम नहीं करने का। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो डॉक्टर्स नहीं करते हैं वो उनका एंटीबॉडीज़ टेस्टिंग नहीं करते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन एक रीज़न है आपके हाइपोथायरॉयडिज्म का। अब एंटीबॉडीज़ टेस्टिंग क्या होती है? अब यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि थायराइड की एंटीबॉडीज़ को टेस्ट किया जाए। ज़्यादातर जितनी भी लेडीज़ जो डिस्कवर करती हैं कि प्रेग्नेंट होते ही उनका TSH हाई हो गया, अब उनकी डॉक्टर ने उनको लिवोथायरॉक्सिन लिख के दे दिया, दैट्स इट। अब होता क्या है, उस दौरान जब वो दवाई खा रही होती हैं तो अचानक से उनको जो सिम्टम्स होते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि ये सिम्टम्स क्यों हो रहे हैं। और अगर वो डॉक्टर के पास जाकर पूछें कि ये जो मैं दवाई खा रही हूँ क्या ये मेरे हाइपोथायरॉयडिज्म को ठीक कर देगा, उसका आंसर क्या है? नो। क्या ये रिवर्स करेगा डिजीज़ को? उसका आंसर क्या है? नो। तो क्या कर रही है दवाई? बेसिकली कर क्या रही है, सिर्फ ब्लड में, आपकी ब्लड केमिस्ट्री में वो वाला हार्मोन इंक्रीज करके रिपोर्ट्स में दिखा रही है और पेशेंट के सिम्टम्स वहीं के वहीं हैं। और कई बार क्या होता है, अगर ये बीमारी ऑटो इम्यून हो यानी हाशिमोटोज हो तो आपका TSH अचानक से इतना ड्रॉप करता है, 0 पॉइंट समथिंग होता है, जो हाइपर थायरॉयडिज्म की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। वो क्यों होता है ऐसे? बिकॉज ऑटो इम्यून बीमारी है ये। अब कैसे पता लगाएं ऑटो इम्यून बीमारी है? TPO एंटीबॉडीज टेस्टिंग होती है। अगर वो आपकी रेंज बढ़कर आती है तो दैट मीन्स आपको हाशिमोटोज है। अब हाशिमोटोज जो है, एक जापानीज साइंटिस्ट थे डॉक्टर हकारू हाशिमोटोज, उनके नाम पर ही बीमारी का नाम पड़ा है, बिकॉज ही हैड डिफ्रेंशिएटेड बिटवीन आपका हाइपोथायरॉयडिज्म और हाशिमोटोज थायरॉयडाइटिस।
अब जब हम कहते हैं थायराइडाइटिस, अब जो भी चीज़ आइटिस पे ख़त्म हो रही है वो इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, जैसे हमने गठिया की बात की थी हमारे पिछले वीडियोस में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब ये इन्फ्लेमेशन की बीमारियां होती हैं, जितनी भी बीमारियां आइटिस पे ख़त्म होती हैं वो इन्फ्लेमेशन की बीमारियां हैं। अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यानी आपकी इम्यूनिटी जो ऑटोमेटिक हो गई है, अब वो आपके थायराइड ग्लैंड पे लगातार अटैक कर रही है। तो जब वो लगातार अटैक कर रही है तो ये थायराइड ग्लैंड इन्फ्लेमेशन हो रही है, यहाँ पर इन्फ्लेम्ड है। लगातार अटैक किसी चीज़ पे होगा तो वहाँ इन्फ्लेमेशन होगी। और कई बार आपको सोनोग्राफी के थ्रू पता लगता है कि ऐसे पेशेंट्स को नोड्यूल्स भी होते हैं थायराइड के आसपास। तो उस टाइम पर उनके एंटीबॉडीज़ टेस्ट नहीं करवाए जाते। तो कई बार क्या होता है, जैसे वो अपना TSH दोबारा से टोटल थायराइड जब टेस्ट करवाती हैं तो उनको लगता है TSH तो अब बिल्कुल नॉर्मल से भी रेंज से नीचे गिर गया है, तो इसका मतलब हमारी बीमारी अब ठीक हो गई है। और अब वो दवाई खानी इस तरह से बंद कर देती हैं या डोज एडजस्ट कर दी जाती है, या फिर उनको बोला जाता है कि ये हाइपर थायरॉइडिज्म हो गया है। चूँकि ऐसा नहीं होता है, ऑटो इम्यून बीमारी है थायराइड की, हाशीमोटोस है, इसलिए जो थायराइड आपका जो TSH लेवल है वो ऊपर नीचे नॉर्मल में झूलता रहता है, फ्लक्चुएट करता है। बिकॉज जब जब आपका इम्यून सिस्टम यहाँ अटैक करेगा तभी आपका TSH बढ़ेगा, अदरवाइज वो नॉर्मल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले सही डायग्नोसिस। अब जब भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं किसी भी बीमारी को लेके और जब वो बोलते हैं कि हाँ उन्हें थायराइड की भी बीमारी है, तो हम उनकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं कि थायराइड की बीमारी कब हुई, उस वक्त TSH कितना था, और रीसेंट कराया तब TSH कितना था, डोजेज कितनी है, सिम्टम्स क्या है। तब मैं उन्हें गाइड करती हूँ कि एक बार प्लीज़ आप एंटीबॉडीज़ टेस्ट करवाएं। तब पता लगता है कि उन्हें इस बारे में पता ही नहीं। कुछ सिम्टम्स भी होते हैं? सिम्टम्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं, सर से लेके पाँव तक सिम्टम्स होते हैं। जैसे कि बहुत ही कॉमन सिम्टम्स से स्टार्ट करूँगी, हेयर थिनिंग, स्किन ड्राइनेस, डाइजेस्टिव गट हेल्थ इश्यूज जैसे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कभी डायरिया हो जाता है, कभी IBS के भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। हार्ट से रिलेटेड बहुत फास्ट पैल्पिटेशंस होती हैं, ठीक है, एंग्जाइटी जैसा लगता है, रात को नींद नहीं आती है, भूलने की भी प्रॉब्लम होती है, डिप्रेस्ड फील होता है। और महिलाओं में उनके पीरियड्स जो हैं वो थोड़े स्लगिश हो जाते हैं, मतलब प्रोलॉन्ग हो जाते हैं, रेगुलर नहीं आते हैं, कई बार बहुत स्कैंटी आते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं और बाल भी टूट टूट के गिरते हैं और नेल्स भी ब्रिटल होते हैं। एक उनका टेम्परेचर रेगुलेशन नहीं होता है, बहुत ज़्यादा ठंड का एहसास होता है, ब्रेन फॉग होती है, कन्फ्यूजन होती है, कंसंट्रेशन वाले कामों में ध्यान नहीं लगता है, इरिटेबिलिटी होती है, चिड़चिड़ाहट होती है। तो इस तरह के ये बड़े कॉमन सिम्टम्स हैं जिसको पेशेंट समझ नहीं पाता। उनको लगता है, सामने वालों को भी लगता है नेचर ही ऐसा है, पर ऐसा नहीं होता है। ये इस बीमारी की वजह से हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि आपका थायराइड सब कुछ आपका कंट्रोल कर रहा है, आपके सर के बालों से लेके आपके रिप्रोडक्टिव, आपका एंडोक्राइन सिस्टम का बहुत बड़ा हिस्सा है ये। तो इसीलिए प्लेंटी अमाउंट में आपके थायराइड हार्मोन्स रिलीज होने से आपकी ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। तो अब जब डायग्नोस होता है, आप जो टेस्ट बता रही है एंटीबॉडीज टेस्ट, जी, उससे मतलब वो सबसे पहले आप कराना चाहिए। बिल्कुल। और उसकी जब रिपोर्ट आती है तो उसके हिसाब से फिर ट्रीटमेंट शुरू होता है। जी, तो सबसे पहले तो जैसे ही मैं अपने पेशेंट्स को TPO एंटीबॉडीज़ का टेस्ट रेकमेंड करती हूँ, जो उन्होंने कभी सुना भी नहीं होता कि ये भी कुछ होता है, और आप मानिएगा कि जितने भी पेशेंट्स का मुझे शक पड़ता है कि इनको हाशीमोटोज़ ही है, उनका एंटीबॉडी टेस्ट थाउजेंड्स की रेंज में निकलता है। मतलब उनका इतना एंटीबॉडीज़ बने हुए हैं बॉडी के अंदर कि उनके थायराइड ग्लैंड पे अटैक होता रहता है। और जब थायराइड ग्लैंड पे अटैक होता है तो कुछ स्टेजेस आती हैं जिसमें थायराइड ग्लैंड पूरी तरह से जब डिस्ट्रॉय हो जाता है तब आप कुछ नहीं कर सकते हैं उस सिचुएशन में, तब ये परमानेंट डिजीज़ मानी जाती है। अभी भी डॉक्टर्स यही कहते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन वी हैव पुट दिस इनटू रिमिशन। बहुत सारे पेशेंट्स में हमने हाशीमोटोज़ थायराइडाइटिस बहुत सक्सेसफुली ठीक किया हुआ है। और वो कैसे ठीक किया वो बताइए। जी, तो इसके बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। जैसे हम पहले
फेज़ 1 डाइट थेरेपी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कोई भी बीमारी जब शुरू होती है तो उसका कारण जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हाशिमोटो ज़्यादातर क्या होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे स्टार्ट होती है, एक ये नंबर 1 रीज़न होता है। दूसरा क्या होता है कि अगर पेशेंट मेंटली या फिज़िकली बहुत ही इमोशनल टर्मोइल में गया हो तो वो भी एक रीज़न होता है। तो हम लोग पेशेंट की हिस्ट्री लेके ये पता लगाते हैं। प्रेगनेंसी में ज़्यादातर क्या होता है, क्यों होती है ये बीमारी, बिकॉज इम्यून सिस्टम जो है वो शिफ्ट हो रहा है। प्रेगनेंसी में एक आपका इम्यून सिस्टम पूरा शिफ्ट होता है, बिकॉज नाउ द बॉडी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर दैट न्यू लाइफ जो अंदर है। तो आपका इम्यून सिस्टम फॉर गुड शिफ्ट होता है, लेकिन यहाँ ज़्यादातर क्या होता है, फॉर बैड भी इम्यून सिस्टम कई बार शिफ्ट होता है। बहुत सारी लेडीज़ जो हैं वो फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद उनकी पूरी आदतें भी चेंज हो जाती हैं, उनके टेस्ट चेंज हो जाते हैं, और कुछ लोगों का पुरानी प्रॉब्लम्स एलर्जीज़ भी ठीक हो जाती हैं, और कुछ लेडीज़ का नया चीज़ें डेवलप होती है। इवन जैसे हमने बात की थी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है और बहुत कॉमन है डिलीवरी के बाद इसका भी होना। तो इसी तरह से हाशिमोटोस भी, ये चीज़ प्रेगनेंसी से स्टार्ट हो जाती है ज़्यादातर पेशेंट्स में, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंगली कि उसका रीज़न क्या है, उस तरीके से हम लोग डाइट निर्धारित करते हैं। अब होता क्या है, जैसे जनरल अगर मैं आइडिया दूँ तो पेशेंट देखता है कि मुझे खाने के लिए ये चीज़ें दी गई हैं, लेकिन उसके पीछे हमारा टेक्निकल वर्क होता है। वो ऐसे होता है कि बिकॉज आई नो कि कौन से अमाइनो एसिड्स कितने कंबाइन करने हैं किस ट्रेस मिनरल के साथ, उस हिसाब से हम लोग कस्टमाइज्ड डाइट और कस्टमाइज्ड रेसिपीज़ तैयार करके पेशेंट को देते हैं। देन इट वर्क्स, बिकॉज इट्स लाइक अ प्रोग्राम विच वी हैव रिटन, जो कि आपकी ऑटो इम्यूनिटी को रिमिशन में डालेगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है थायराइड पेशेंट्स के लिए, जो हाशिमोटोस स्पेशली, कुछ मिनरल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि सिलेनियम। सिलेनियम बहुत इम्पॉर्टेंट है थायराइड के पेशेंट्स के लिए। अब सिलेनियम आपको आराम से बहुत सारी चीज़ों से मिल जाता है। एक तो बहुत ही चीप सोर्स है सिलेनियम का जो हर घर में है, वो है लहसुन, ठीक है। अब लहसुन बहुत सारे पेशेंट्स नहीं टॉलरेट कर पाते, तो बेस्ट होता है कि रोज़ की 2 ब्राज़ील नट्स खा लिए जाएं। इट्स रिचेस्ट सोर्स ऑफ सिलेनियम। अब कई पेशेंट्स 2 से ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, तो उनको हम स्ट्रिक्टली बताते हैं कि 2 से ज़्यादा ब्राज़ील नट नहीं खाना है, बिकॉज इट्स नॉट अ फूड, इट्स अ मेडिसिन। व्हेन यू ट्रीट योर फूड लाइक अ मेडिसिन, तभी वो आपको ठीक करेगा। अगर आप 2 से ज़्यादा ब्राज़ील नट्स खाते हैं तो जो एक्सेस सिलेनियम है वो टॉक्सिक टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है बॉडी में, और बाकी सारे मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन को हिंडर करता है। तो बाकी चीज़ों की कमी हो जाएगी आपको। तो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बिल्कुल अपने फंक्शनल मेडिसिन एक्सपर्ट के साथ क्लोजली आपको उनके अंडर सुपरविजन सब कुछ करना, अपने डाइटिशियन की सारी बात सुनना, तभी आप इस बीमारी को रिमिशन में डाल पाएंगे। पर ये बीमारी रिवर्स हो सकती है, लेकिन जिनको ये बीमारी है वो उनमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और क्या करना चाहिए? सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है डाइट का ख्याल रखना और अपने लाइफस्टाइल का ख्याल रखना। कैसी होनी चाहिए डाइट? डाइट आपकी सुपर रिच इन मिनरल्स होनी चाहिए, और उसमें सबसे पहले एलिमिनेशन फर्स्ट फेज में आता है कि क्या नहीं खाना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले हम लोग उनको कहते हैं कि ग्लूटेन छोड़ दीजिए। जितने भी चीज़ों में ग्लूटेन है, जैसे व्हीट हो गया आपका, गेहूं नहीं खाना, गेहूं नहीं, सूजी नहीं, राई, बार्ले, इन सब चीज़ों में ग्लूटेन होता है। मैदा तो बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं, मैदा तो प्योरली काफ़ी ग्लूटेन होता है उसमें। तो इस तरह की चीज़ें हम फेज़ 1 में छुड़वाते हैं, बिकॉज हमारा मेन मकसद क्या होता है, गट पे काम करने का, राइट। और उसके बाद हम लोग डेयरी प्रोडक्ट्स भी फर्स्ट फेज़ में छुड़वाते हैं, और रिफाइंड शुगर्स बिल्कुल छुड़वाते हैं। कोई भी चीज़ जो इन्फ्लेमेशन को बढ़ावा देती है, वो सारा चीज़ें छुड़वा के एक एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट पे लाया जाता है। और उसके बाद सेकेंड फेज़ से हम लोग, सेकेंड फेज़ के एंड से, डिपेंडिंग कि पेशेंट कितना उसका एंटीबॉडीज़ लेवल है, कितना पुराना डिजीज़ है, उस हिसाब से हम लोग फिर रीइंट्रोड्यूस करते हैं सारी चीज़ें कि किस तरीके से, किस कॉम्बिनेशन में दोबारा से बॉडी को ये सब एडजस्ट करना सिखाया जाए। अब ऐसी ऑटोइम्यून बीमारियों में एक और बहुत दिक्कत होती है कि तरह तरह की चीज़ों से एलर्जी हो जाती है। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास, सबसे पहले तो हर पेशेंट की 50-50 पेजेस की रिपोर्ट्स हमें सारी स्टडी करनी पड़ती है। उसमें भी कुछ पेशेंट्स बहुत तरीके के एलर्जी टेस्ट करवा कर ले आते हैं।
अब आप सोचिए कि अगर किसी को 500 चीज़ों से एलर्जी है तो क्या वो 500 चीज़ें नहीं खाएगा? खाएगा क्या फिर वो? बिल्कुल। तो आपको बॉडी को उस वैसा बनाना है कि वो 500 चीज़ें खा पाए फिर से ज़िंदगी में, जिससे उसको एलर्जी है। तो दिस इज़ द सक्सेस ऑफ द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट का मतलब ही ये है कि जो चीज़ें आपका बॉडी रिएक्ट कर रहा है, इम्यून सिस्टम थ्रेट समझ के जिस चीज़ पे रिएक्ट कर रहा है उस पर रिएक्ट करना छोड़े, और वही चीज़ें जिससे आपको भयंकर एलर्जी है आप आराम से उसको एंजॉय कर पाए। मोटा मोटा अगर हम कुछ चीज़ें तो आपने बता दी नहीं खानी है, और कुछ चीज़ें जो शामिल करनी चाहिए अगर हाशिमोटोज़ हो तो। जी, जैसे मैंने आपको सेलेनियम का बताया, सेलेनियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली जिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिंक भी एक ट्रेस मिनरल्स है, ठीक है। सेलेनियम में भी आपको ये देखना है कि कितना माइक्रोग्राम्स देना है, तो 2 ब्राज़ील नट से आपको सफिशिएंट मिल जाता है। या फिर लहसुन, सबसे आपने कहा सस्ता इसका तरीका है सेलेनियम लेने का। और जिंक के लिए क्या खाया जा सकता है? जिंक के लिए बहुत ही आसानी से आप काबुली चना खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा सोर्स है। आप भिगो के बिल्कुल और बॉईल करके खा सकते हैं। बिल्कुल। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं किसी भी तरह की इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने के लिए बॉडी से। तो ओमेगा 6 आप बिल्कुल नहीं लेंगे, ठीक है। और ओमेगा 3 आप अपनी बॉडी में इंक्लूड करेंगे, और उसके लिए बहुत ही अच्छा तरीका है आपकी जो अलसी होती है, अलसी का तेल, फिश ऑयल, जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो मछली खा सकते हैं। तो बहुत सारे सोर्सेज होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के। रोज़ के 2 वॉलनट्स भी खाए जा सकते हैं। हैम्प सीड्स हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, चिया सीड्स हैं। तो ये सारी चीज़ें एक सही कॉम्बिनेशन में खानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, आपको कलरफुल वेजिटेबल्स खानी बहुत ज़रूरी है। हाशिमोटोज़ पेशेंट्स को बहुत इंपॉर्टेंट है दिन में 3 से 4 कप कलरफुल वेजिटेबल्स के खाने। और एक बहुत बड़ा मिथ है जो मैं यहाँ बस्ट करना चाहूँगी, वो ये है कि बहुत सारे लोग इसी गलतफहमी में जी रहे हैं कि थायराइड की बीमारी में हमें क्रूसीफरस वेजिटेबल्स नहीं खानी है। क्रूसीफरस मतलब आपकी गोभी, फूल गोभी, बंद गोभी, ये नहीं खाना है, वो ऐसा सोचते हैं। जबकि बिल्कुल इससे उल्टा है। आपको ये सब्जियां और ज़्यादा हेल्प करेंगी। आप स्टीम्ड करके, सौते करके ये सारी वेजिटेबल्स खा सकते हैं, बिकॉज इन वेजिटेबल्स में सल्फरोफेन नाम का एक जो केमिकल कंपाउंड होता है वो रादर आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, और फीमेल्स में खासकर एक्सेस एक्सोजेंस को फ्लश आउट करने का काम करता है। तो जब आप ऐसी वेजिटेबल्स खाते हैं तो आपकी रिकवरी भी जल्दी होती है। ये कौन से थायराइड में? किसी भी तरह के थायराइड में। जी, थायराइड की बीमारी में ये बहुत बड़ा मिथ है कि क्रूसीफरस वेजिटेबल्स नहीं खानी है, जो कि गलत है। जो कि गलत है। सेलेनियम जो है, जैसे मैंने आपको बताया, 100 से 200 माइक्रोग्राम, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। ये आपकी डोज हो जाती माइक्रोग्राम है। एक आम आदमी घर पे बैठ के कैसे इसीलिए हम लोग डोज निर्धारित करते हैं, और जितनी भी डोजेज है ये 100 से 200 माइक्रोग्राम के बीच का जो एक रेंज है वो हम लोग पेशेंट की एज, उसका बॉडी वेट, उसकी प्रकृति, ये सब देख के हम लोग निर्धारित करते हैं कि इसको कितनी डोजेज देनी है, और वो बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए। दूसरा, जिंक की अगर मैं बात करूं, 15 मिलीग्राम से 20 मिलीग्राम या 25 मिलीग्राम, इतना रेंज हम लोग रखते हैं। मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम बहुत सारे बॉडी के एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और मैग्नीशियम इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो एक्टिव फॉर्म ऑफ थायराइड है, जैसे T4 से T3 में कन्वर्जन के लिए मैग्नीशियम काम करता है। और उसके लिए क्या खाएं? अगर इस चीज़ की कमी हो जाती है, जी मैं बताती हूँ, अगर इस चीज़ की कमी हो जाती है मैग्नीशियम की, तो क्या होता है कि जितना भी एक्टिव फॉर्म ऑफ आपका थायराइड होता है वो फिर से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होके वापस ब्लड में नहीं जाता है, वो वापस उसी में रह जाता है, मतलब इनएक्टिव फॉर्म में ही रह जाता है वो। फूड सोर्सेज में मैग्नीशियम के जो सोर्सेज हैं वो काफ़ी कम रहते हैं, तो बहुत अच्छा रहता है कि जैसे ही थायराइड का पेशेंट आपके सामने आता है तो आप इवेल्युएट कीजिए कि डाइट से आप उसको कितना मैग्नीशियम दे पा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट
आप उसको एक सप्लीमेंट अच्छा सा अगर उस टाइम के लिए इनिशियली रेकमेंड करें तो बहुत हेल्प हो जाती है। पर केला खाया जा सकता है? केला खाया जा सकता है। एक्चुअली हर चीज में थोड़ा थोड़ा मैग्नीशियम होता है। आपके जो नट्स हैं, सीड्स हैं, उन सब में थोड़ा थोड़ा मैग्नीशियम होता है, और प्राइमरली जिनमें मैग्नीशियम होता है वो हम थायराइड पेशेंट्स को नहीं देते हैं। और अब जिन्हें है ये बीमारी, उनके लिए आप कुछ टिप्स देना चाहें जाते जाते? हाशिमोटोस पेशेंट्स के लिए, जैसे कि दूसरे ऑटोइम्यून पेशेंट्स के लिए विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसी तरह से हाशिमोटोस पेशेंट्स में भी विटामिन डी रेगुलेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें अल्फा लाइनोलिक एसिड ALA बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्मरिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्दी। तो बहुत सारी चीज़ें जो है, अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक जनरल गाइडलाइन दी है, तो वो हर पेशेंट के लिए नहीं है, ये एक जनरल गाइडलाइन है। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, पेशेंट को पूरा इवेलुएट करके उसके लिए जो बेस्ट है वो हम लोग उसको रेकमेंड करते हैं। डूज एंड डोंट्स, जैसे कि ग्लूटेन मैंने आपको बताया, ग्लूटेन क्यों हम अवॉइड करवाते हैं? बिकॉज इट हैज़ अ मॉलिक्यूलर मिमिक्री विद द थायराइड ग्लैंड। अब ये चीज़ समझ लेमैन को शायद नहीं आए, तो हम लोग ग्लूटेन बंद करवा देते हैं, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम उस मॉलिक्यूल को मिस आइडेंटिफाई करता है, वहीं पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है, बिकॉज इट हैज़ अ मॉलिक्यूलर मिमिक्री विद द थायराइड ग्लैंड। डेयरी प्रोडक्ट्स हम इसलिए बंद करवाते हैं बिकॉज केजीन नाम का जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है वो बॉडी उस टाइम पे नहीं हैंडल कर पाती है। जितनी भी चीज़ें इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करती हैं वो यहाँ पर बहुत हेल्पफुल हैं। जैसे मैंने आपको बताया, रिफाइंड शुगर से दूर रहिए, कलरफुल वेजिटेबल्स खाइए, अपने डाइट में माइक्रो मिनरल्स का ख्याल रखें, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का ख्याल रखें, और जितनी भी एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट है ये हाशिमोटोस को रिमिशन में डालने के लिए बहुत अच्छी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, खूब पानी पिए, एक्सरसाइज ज़रूर करें। एक्सरसाइज इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी। एरोबिक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। कुछ योगा आसनास थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जैसे कि कोबरा, भुजंगासन, जैसे कि डाउनवर्ड डॉग पोज। और बहुत ही अच्छा एक जो प्राणायाम है हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए वो है उज्जयी प्राणायाम, विच वी कॉल ओशन ब्रेथ। तो ये सब चीज़ें इन टोटलिटी करके अपनी डाइट को कस्टमाइज करवा के सिस्टमेटिक स्ट्रेटेजिकली आप हाशिमोटो से छुटकारा पा सकते हैं।